एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग दृष्टि पब्लिकेशन के बुक एनसीईआरटी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को कर रहे थे। इसके पहले की वीडियो में हम क्लास 8th और क्लास 9th के पॉलिटी के प्रश्नों को कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के पॉलिटी के प्रश्नों को देखेंगे। क्लास 10th के पॉलिटी की पुस्तक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड। इसमें आपका टोटल 4 इकाई है, जिसमें टोटल 8 चैप्टर हैं। पहला इसमें आपका इकाई 1 है, इसमें 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर आपका सत्ता की साझेदारी, दूसरा आपका संघवाद, तीसरा चैप्टर आपका लोकतंत्र और विविधता, चौथा है जाति धर्म और लैंगिक मसले, पांचवा चैप्टर आपका जनसंघर्ष और आंदोलन, छठा आपका राजनीतिक दल, सातवां आपका लोकतंत्र के परिणाम और आठवां चैप्टर आपका लोकतंत्र की चुनौतियां। तो इसके प्रश्नों को हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th इकाई 1 पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी। इससे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र में सत्ता के क्षैतिज बंटवारे को निरूपित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक, यानी कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका सत्ता के क्षैतिज बंटवारे को निरूपित करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार जो है ये आपका सत्ता के ऊर्ध्वाधर बंटवारे को निरूपित करते हैं। देखते हैं इसके बारे में व्याख्या। केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर की सरकारों के रूप में सत्ता का बंटवारा क्षैतिज न होकर ऊर्ध्वाधर प्रकृति का होता है, इसलिए आपका दूसरा गलत है। कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं तथा नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था को पूरी करते हैं, इसलिए आपका सही हो जाएगा। देखिए, क्षैतिज बंटवारा ये आपका तीनों क्या होते हैं, एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर आपका, पहले चैप्टर में एक ही प्रश्न था। दूसरा चैप्टर आपका संघवाद। संघवाद से प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं? इसमें पहला कह रहा है 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार, सही है, संघीय व्यवस्था कहलाती है। कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अपना अपना अधिकार क्षेत्र, ये भी आपका संघीय व्यवस्था का विशेषता है। तीसरा कह रहा आपका संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा, ये भी है आपका। चौथा आपका राज्य की सरकार केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह, ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये सब 1 2 3 ये आपका संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं। व्याख्या देखते हैं इसके बारे में। राज्य की सरकार का केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह होना संघीय व्यवस्था नहीं बल्कि एकात्मक व्यवस्था की विशेषता है, ये ध्यान रखिएगा। संघीय व्यवस्था की बात करें, ये कहाँ पे देखा जाता है? मुख्य रूप से अमेरिका में देखा जाता है। और एकात्मक कहाँ देखा जाता है? तो ब्रिटेन में देखा जाता है। और भारत कैसा है? भारत अर्धसंघात्मक है, जो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूँ पिछले चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, भारत के संदर्भ में संघीय व्यवस्था थोड़ा अलग है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 2 और 3 ऑप्शन सी। देखते हैं इसमें कौन सा पूछ रहा, कौन सा सही नहीं है। पहला कह रहा प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार संघ सूची के विषय है, ये बात सही है। दूसरा आपका शिक्षा, वन, विवाह राज्य सूची के विषय हैं, यह आपका गलत है। तीसरा है व्यापार, वाणिज्य, सिंचाई समवर्ती सूची के विषय, ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं। शिक्षा, वन, विवाह ये समवर्ती सूची के विषय हैं। शिक्षा कैसा? समवर्ती सूची, वन भी और विवाह भी, ये सब आपका समवर्ती सूची के विषय हैं। जबकि व्यापार, वाणिज्य एवं सिंचाई ये आपका राज्य सूची के विषय हैं। देखिए, ये जो तीनों सूचियां हैं संविधान के किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी सूची है इसमें? आपका केंद्र सूची, दूसरा है आपका राज्य सूची, तीसरा आपका समवर्ती सूची। ठीक है, केंद्र सूची में वर्तमान में आपके 100 विषय हैं, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में आपका वर्तमान में 52 विषय हैं। शिक्षा ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ये किसका विषय है? तो ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है,
आगे है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए आवश्यक है। कह रहा है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत। ध्यान रखिएगा, विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? संविधान के 368(2) में कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। ये आगे बढ़ते हैं। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार, तो कह रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, केवल 4। इसके बारे में हम देखते हैं एक बार फिर से। स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से करना संवैधानिक बाध्यता है, यह आपका सही है। 1/3 पर महिलाओं के लिए 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये भी आपका सही है। तीसरा आपका, हर राज्य में पंचायत एवं नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया, ये भी आपका सही है। चौथा, स्थानीय स्वशासी निकायों की सत्ता में भागीदारी हर राज्य में एक समान है, यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आप केवल 4 इसमें आपका सही नहीं है। इसके बारे में हम पिछली कक्षा में डिटेल से पढ़े हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। स्थानीय स्वशासी निकायों की सत्ता में भागीदारी की प्रकृति एवं मात्रा का निर्धारण राज्य के विधान मंडल के अधीन है। ठीक है, फलता या भिन्न भिन्न हो सकता है। ठीक है, एक समान नहीं, भिन्न भिन्न हो सकता है। यही हम बात करें अगर 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन से क्या हुआ था, तो जो आपका ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, और ये कब हुआ था, ये आपका 1992 में हुआ था 73वां संविधान संशोधन। इससे आपका क्या, पंचायती राज व्यवस्था। और ये बात करें 74वें संविधान संशोधन, तो ये आपका किससे संबंधित था, ये आपका नगर पालिका के संबंधित था। दोनों ध्यान रखिएगा, नगर पालिका से संबंधित ये आपका 74वां संविधान संशोधन। अच्छा, नगर पालिका को जो है किस सूची में शामिल किया गया है, इस संविधान के 12वीं अनुसूची में है। किसमें, 12वीं अनुसूची में। और इसमें कितने विषय हैं, इसमें आपका 18 विषय हैं। और हम बात करेंगे 73वें संविधान संशोधन, जो ये आपका ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज व्यवस्था, किस अनुसूची में, आपका 11वीं अनुसूची में। और इसमें कितने विषय हैं, इसमें 29 विषय हैं। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये। अब इकाई 2, इसमें आपका चौथा चैप्टर आ गए हम, जिसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इससे पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही कथन हमें चुनना है। पहला कह रहा है, जनगणना 2001 की तुलना में जनगणना 2011 में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई है। सही बात है ये। जनगणना 2001 की तुलना में जनगणना 2011 में शिशु लिंगानुपात में मामूली सी वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। केवल एक आपका सही है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं इसके बारे में। जनगणना 2001 की तुलना में जनगणना 2011 में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई, जो 933 से बढ़कर कितना हो गई है, 943। तो अगर बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है लिंगानुपात, तो 943 है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। जनगणना 2001 की तुलना में जनगणना 2011 में शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष की आयु की बात कर रहा है, में कमी दर्ज की गई है, जो 927 से घटकर कितना हो गई है, वर्तमान में 919 हो गई है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। लिंगानुपात होता क्या है, लिंगानुपात की गणना प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। देखिए, इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 3 और 4। लेकिन अभी हाल ही में आपने सुना होगा, पहले जब क्या था, पंचायती राज और नगर पालिकाओं में ही महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान था। लेकिन अभी हाल ही में 128वां संविधान संशोधन विधेयक, ध्यान रखिएगा ये विधेयक है, और एक्ट पूछा जाए तो 106 संविधान संशोधन अधिनियम, ये एक्ट है। जब विधेयक
जो है पारित हो जाता है वही एक्ट बनता है। अगर विधेयक पूछा जाए तो 128वां था और अधिनियम पूछा जाए तो 106 नंबर का था। तो इसके द्वारा आपका लोकसभा और विधानसभा में भी आपका महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। तो अब जो आंसर होगा तो चारों होगा। ठीक है, दोनों एक्ट ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में तो पहला करा किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। दूसरा करा आपका सभी नागरिकों को एवं समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। बात तो सही है। धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया गया है। ये भी सही है। चौथा है धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की शक्ति भी दी गई है। ये भी आपका सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। उपयुक्त में से आपका सभी सही है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, भारत के संविधान में किसी भी धर्म को विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। सभी नागरिकों एवं समुदायों को किसी भी धर्म का पालन एवं प्रचार करने की आज़ादी दी गई, यानी धर्म की स्वतंत्रता है हमारे देश में। धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया गया है। भारत का संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है। यानी अगर समुदाय में किसी धार्मिक समुदाय में बुराइयां हैं तो उसको दूर करने का अधिकार भी संविधान प्रदान करता है। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। और धर्म की स्वतंत्रता भी है। अब भारत कैसा देश है? तो भारत आपका धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष देश है भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग निवास करते हैं। उनके जनसंख्या अनुपात का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका ईसाई, उसके बाद सिख, उसके बाद बौद्ध, उसके बाद जैन। डिटेल देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों का अनुपात निम्नानुसार है। हिंदू कितने हैं आपका? 79.8%, उसके बाद ईसाई 2.3, उसके बाद अन्य आपका उसके बाद मुस्लिम है आपका, उसके बाद आपका ईसाई हो गया, उसके बाद सिख हो गए, उसके बाद अन्य में आपका बौद्ध आते हैं और धर्म आते हैं। इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार धर्म और राजनीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार के। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी के अनुसार धर्म और राजनीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है आपका धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म राजनीति के लिए अनिवार्य है। दूसरा कह रहा है आपका धर्म से उनका मतलब हिंदू या मुसलमान जैसे धर्म से था। ये गलत है। तो सही पूछ रहा है तो ऑप्शन ए, केवल एक सही है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी राजनीति के लिए धर्म की अनिवार्यता के संदर्भ में महात्मा गांधी का धर्म से अभिप्राय हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से ना होकर नैतिक मूल्यों से था। ठीक है, धर्म का मतलब नैतिक मूल्यों से था जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। अतः आपका दोष सही नहीं है। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। ठीक, इकाई थर्ड जिसका नाम है आपका चैप्टर का 5वां है, जिसका नाम है जन संघर्ष और आंदोलन। इससे प्रश्न देखते हैं। फेडेकोर का संबंध है। फेडेकोर का संबंध किससे है? तो आपका ऑप्शन सी, पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं। फेडेकोर दक्षिण अमेरिका देश बोलिविया का एक संगठन है जिसका उद्देश्य सर्वमान्य हितों की रक्षा करना है। फेडेकोर ने बोलिविया में पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था क्योंकि वहां की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दिया था। इस संगठन में इंजीनियर, पर्यावरणविद एवं स्थानीय लोग शामिल थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन एवं ग्रीन बेल्ट आंदोलन का संबंध पर्यावरण आंदोलन से, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ग्रीन बेल्ट आंदोलन की नेता बंगारी मथाई को वर्ष 2004 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। बामसेफ संगठन का संबंध जाति भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन से रहा। यह मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। ये सारे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की स्थापना हेतु आंदोलन में 7 पार्टी अलायंस यानी सप्तदलीय गठबंधन का संबंध
किस दक्षिण एशियाई देश से है? सप्त दलीय गठबंधन, तो ये आपका नेपाल से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए ये सब एनसीईआरटी में दिया है तो प्रश्न बन सकता है। 2005 में तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिए जाने की प्रतिक्रिया स्वरूप अप्रैल 2006 में संसद के सभी बड़े राजनीतिक दलों द्वारा 7 पार्टी अलायंस, जिसे सप्तदलीय गठबंधन कहा गया एवं बंद का आह्वान किया गया। अंततः 24 अप्रैल 2006 को राजा द्वारा मांगों के मानने के बाद इसी गठबंधन द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया एवं गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया गया। आगे बढ़ते हैं। दबाव समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दबाव समूह के बारे में पूछ रहा है। इसमें कह रहा कौन सा कथन सही है? बतौर संगठन सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, ये सही है आपका। दूसरा आपका, राजनीतिक पार्टियों के समान इनका लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण अथवा उनमें हिस्सेदारी करने का होता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए, आमतौर पर दबाव समूह सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण अथवा उसमें हिस्सेदारी नहीं करते हैं। चैप्टर 6 आपका राजनीतिक दल, इससे हमारा पहला प्रश्न है, राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजनीतिक दलों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है, देखते हैं। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, सही है। ये जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी सही है। तीसरा आपका, ये सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता के समक्ष रखते हैं, ये भी सही है आपका। चौथा, ये केवल अपने सदस्यों के हित में कार्य करते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उपयुक्त में से कथन डी सही नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दलों का उद्देश्य सामान्य हित में कार्य करना होता है, जबकि दबाव समूह केवल अपने सदस्यों के हित में कार्य करते हैं। दबाव समूह अपने जो है सदस्यों के हित में कार्य करते हैं। राजनीतिक दलों के कार्य क्या है? चुनाव लड़ना, सरकार बनाना या विपक्ष में बैठना, नीति एवं कानून निर्माण में भाग लेना, जनता को प्रशिक्षित करना, सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता के समक्ष रखना, ये भी है। सरकार एवं जनता के बीच सेतु का कार्य करना, ये भी है। ठीक है, अगला है, भारत में निम्नलिखित राजनीतिक दलों के संदर्भ में विचार कीजिए। राजनीतिक दलों के बारे में पूछ रहा है, तो उपयुक्त में से कौन से दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है? देखिए ये आपका जो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को भी पहले प्राप्त था, लेकिन इसे हटा दिया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस भी है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी है। तो ये थोड़ा सा डाउट में है ऑप्शन में, तो आप जान लीजिए कि वर्तमान में कितने हैं? 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। कौन कौन सी? बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी, और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी, और छठा है आपका आम आदमी पार्टी। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा आपका, राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए किसी राजनीतिक दल के द्वारा लोकसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6%। ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान सुनिएगा। राष्ट्रीय दल का कोई मान्यता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए क्या जरूरी है? किसी राजनीतिक दल के द्वारा लोकसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% प्राप्त करना और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करना, तब मान्यता मिलेगी। दूसरा आपका, राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए किसी राजनीतिक दल के द्वारा राज्य विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% या उससे अधिक प्राप्त करना है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करनी, दोनों सही है। ठीक है, इससे प्रश्न बनता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो है डेली आपका 3 से 4 वीडियो आएगी। जैसे सुबह तो जो 8 बजे आती है वो आएगी, एक आपका जो है 1 बजे वीडियो आएगी, एक आपका 5 बजे आ जाएगी। अगर जिस दिन 4 बजे वीडियो आएगी, मतलब उस दिन जिस दिन 4 वीडियो आएगी वो हम 2 या उसको हम टाइमिंग फिक्स कर लेते हैं,
3:30 बजे, ठीक है, 3:30 बजे 4 वीडियो आपको आएगी, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उपयुक्त तीनों कथन आपका सही, दोनों कथन सही है। राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए शर्तें हैं, वही है, अभी हमने देख लिया इसके बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दलों के स्तर पर सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान नहीं है? राजनीतिक दलों के स्तर पर सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान नहीं किए गए हैं? तो आपका दल बदल विरोधी कानून, ये तो आपका प्रावधान है। दूसरा आपका पैसे और अपराधियों के प्रभाव को कम करने के लिए उम्मीदवार द्वारा संपत्ति एवं आपराधिक मामलों के ब्यौरा संबंधी शपथ की अनिवार्यता है, ये भी आपका किया गया है। तीसरा आपका सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन देगी, ये नहीं है आपका। और चौथा राजनीतिक दलों में प्रमुख पदों पर महिलाओं के आरक्षण की अनिवार्यता है, ये भी आपका नहीं था ये पहले, ठीक है। ये राजनीतिक दलों में नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, केवल 3 और 4। देखते हैं, डिटेल देखते हैं। दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के रूप में संविधान के 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसे 1985 में पारित किया गया। ध्यान रखिएगा किस अनुसूची में है ये आपका? 10वीं अनुसूची में। कब जोड़ा गया? 92 संविधान 92 नंबर का, जो 1985 में हुआ था। और 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत इसमें संशोधन किया गया। उच्चतम न्यायालय द्वारा 2011 में दिए गए आदेश के तहत चुनाव वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया। और यद्यपि 3 और 4 जो कथन दिया है यह आपका गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इकाई 4 चैप्टर 7, जिसका नाम है आपका लोकतंत्र के परिणाम। देखते हैं पहला प्रश्न इससे, लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछ रहा है। तो पहला करा, इसने कमजोर वर्ग के सभी भेदभाव को समाप्त कर दिया। दूसरा है, इसने लोगों के बीच आर्थिक असमानताओं को समाप्त कर दिया। तीसरा है, इसने राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया। तो यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। उपयुक्त में से आपका सी सही है, क्योंकि लोकतंत्र व्यवस्था को राजनीति गैर बराबरी के विचार को समाप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, क्योंकि प्रतिनिधियों के चुनाव में प्रत्येक व्यक्ति का भार बराबर होता है। लोगों के बीच आर्थिक असमानताएं, कमजोर वर्गों के साथ हो रहे भेदभाव एवं लोगों के बीच टकराव लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन डी, बहुसंख्यकों का शासन, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, लोकतंत्र में बहुमत के शासन को स्वीकार किया जाता है, किंतु बहुमत को सदैव अल्पमत का ध्यान रखना पड़ता है। अतः लोकतंत्र का अर्थ केवल बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता। लोकतंत्र तभी लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का अवसर मिलता है। लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों एवं कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चाएं, व्यक्ति की गरिमा एवं विधि के समक्ष समानता आदि बातें पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका 7 चैप्टर से ही प्रश्न दिया है। ठीक है, और इसके आगे के क्लास के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।